नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। आज मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यानी सिपह सालार जो है उन पर बात करूंगा। इसका कारण ये है कि पिछले हफ्ते 2-3 दिन तो ये बड़ी सनसनी मची थी कि पाकिस्तान के हारे हुए जनरल सेनापति आसिफ मुनीर को अमेरिका में जो नेशनल परेड है उसके लिए मेहमान करके आमंत्रित किया है। अब अमेरिका की जो फौज है उसको कुछ 250 साल वगैरह पूरे हो गए, और इतने बड़े समारोह में पाकिस्तान के एक हारे हुए सेनापति को क्यों बुलाया जाएगा, और इस पर चर्चा चल रही थी। लेकिन बात ऐसी है कि हमारे देश में जो एक तबका है जो देश व जनहित की बात नहीं करता, सिर्फ मोदी की नफरत करता है, तो वो लोग खुश हो गए। सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कमर टूट गई है। पाकिस्तान अपने पैरों पर भी लड़खड़ाते हुए खड़ा नहीं हो पाता। ऐसे पाकिस्तान के हारे हुए सेनापति जो 2-3 दिन की जंग चल रही थी तब वो बंकर में छुप कर बैठा था, ऐसा सेनापति जो हारने के बाद अपने ही दुबले प्रधानमंत्री से खुद को फील्ड मार्शल करवा लेता है, ऐसे आसिफ मुनीर को अमेरिका क्यों बुलाएगी, ये तो सवाल था। लेकिन ये सवाल सोचने की भी जरूरत नहीं थी, पूछने की भी जरूरत नहीं थी। हाँ, बस मोदी को नहीं बुलाया और दूसरे किसी को भी बुलाया तो वो भारत का और मोदी का अपमान है, और मोदी का अपमान हुआ इसलिए हम लोग खुश होते हैं। जिनको आप सेक्युलर बोल सकते हो, जिनको आप लिबरल बोल सकते हो, जिनको आप कांग्रेसी बोल सकते हो, तो वो लोग खुश हो गए। और ये खबर जोर शोर से चल रही थी और पाकिस्तानी मीडिया उस पर बहुत उछल रहा था। सच्चाई देखने की, सुनने की किसी को जरूरत नहीं लगी। और फिर अचानक ये समारोह होने से 2-4 दिन पहले अचानक से खबर आई, व्हाइट हाउस से खबर आई, अमेरिका का जो राष्ट्राध्यक्ष जहां राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जहां वास्तव्य करता है, निवास करता है, वहां से खबर आई कि ऐसा कुछ है नहीं, हमने तो मुनीर को मेहमान करके बुलाया तक नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के जनरल या फील्ड मार्शल को कोई निमंत्रण भेजा ही नहीं गया। ये जब खबर आई तो मुंह छुपाने के लिए मुनीर को जगह नहीं बची, ना पाकिस्तान की मीडिया को मुंह छुपाने को कोई जगह बची थी। और हमारे कांग्रेसी तो बेशर्म है, उनको मुंह छुपाने की जरूरत बिल्कुल नहीं लगती। वो तो बड़ी अभिमान से अपना काला मुंह दुनिया को दिखाते घूमते हैं। क्योंकि आजकल राहुल गांधी के गुरु कौन है, तो वो तो योगेंद्र यादव है। आपको याद होगा, जब 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी तब उनके सबसे बड़े गुरु कौन थे, तो योगेंद्र यादव थे। वो अन्ना आंदोलन में तो थे नहीं, लेकिन जब केजरीवाल ने अन्ना हजारे से अलग होकर एक खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश शुरू की, तो योगेंद्र यादव फटाफट उसमें ज्वाइन हो गए। क्योंकि इनका तरीका ही वो होता है, जो खुद को पुराने समाजवादी मानते हैं वो खुद कभी कोई आंदोलन खड़ा नहीं करते, कोई बड़ा संघर्ष खड़ा नहीं करते। लेकिन अगर कहीं आंदोलन छिड़ जाए, कोई संघर्ष हो जाए, तो उसमें घुस जाएंगे और अपना एजेंडा, उस आंदोलन का, उस संघर्ष का एजेंडा बनाने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल वही बात पक्के समाजवादी होने के कारण योगेंद्र यादव कर रहे थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी में घुसकर अपना एजेंडा ही आम आदमी पार्टी का एजेंडा बनाने की कोशिश की थी। और उस वक्त जो उनके आंदोलन चल रहे थे चुनाव से पहले 2013 में, तब ये एक कहीं जंतर मंतर पर या कहीं इनका एक आंदोलन धरना चल रहा था। उसमें कोई एक लड़का दौड़ते आ गया और दौड़ के आकर पीछे से मंच पर चढ़ गया और उसने
सामने बैठकर बोलने वाले योगेंद्र यादव के मुंह पर काली पोछी थी, तो पूरा चेहरा काला हो गया था। लेकिन उसके बाद जितने इंटरव्यू हुए अलग अलग चैनल के लिए, योगेंद्र यादव बिना मुंह धोए हुए वही काले मुंह से इंटरव्यू दे रहे थे। तो ये तरीका होता है लिबरल होने का। जब उनके मुंह पर काली पोछी जाती है, ये कलंकित हो जाते हैं, तो वो कलंक को ही अपना बड़ा सम्मान वगैरह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आसिफ मुनीर को अमेरिका का निमंत्रण मिला, इसलिए खुश होकर जश्न मना रहे नाचने वाले कांग्रेस वाले थे। उनको शर्माने की कोई जरूरत नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया को शर्म आए तो बात अलग है। कांग्रेस राहुल गांधी के जमाने में एक बेशरम ग्रुप हो गया, जमावड़ा हो गया। पार्टी ना बची ना दल बचा है, बस एक कुछ गिने चुने बेशर्मों का एक क्या बोलते हैं उसको, जमावड़ा बन गया। और उनके प्रवक्ता अलग अलग चैनल पर आज भी जाते हैं, हम देखे तो वो सरासर झूठ बोलते हैं, और झूठ पकड़ा गया तो गाली गलौज तक शुरू करते हैं। इनकी महिलाएं जो है, क्या बोलते हैं उनका नाम है, सुप्रिया श्रीनेत, एक समय पत्रकार थी, और वो भी सीधे सीधे नेशनल चैनल पर लाइव टेलीकास्ट में भी गाली गलौज शुरू कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी अपमानित हुआ तो ये खुश होते हैं, उसमें भले अपने देश का, भारत का अपमान हो। अब पाकिस्तान ने राफेल कितने गिराए, ये राहुल गांधी ने पूछा था। क्यों पूछा था? क्योंकि अगर गिरते हैं और गिराए जाते हैं तो वो उनके लिए मोदी का नाक कटना था। और मोदी का नाक कटना इनके लिए बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, भले उसमें देश का नुकसान हो। तो बात यह है कि 3-4 दिन ये खबर जोर शोर से चली, ब्रेकिंग न्यूज करके चली, उस पर सनसनी मचाई गई। और आखिर में जब ये कुछ हो गया तो ऐन समारोह के पहले 2 दिन व्हाइट हाउस ने बोला हमने तो मुनीर को बुलाया तक नहीं है। अब ये क्या हुआ होगा ये मैं बताता हूं। एक बात होती है, जब ऐसे कोई बड़े समारोह होते, बड़े निमंत्रण होते, तो पहले जिसको इनवाइट किया जाना है, जिसको आमंत्रित किया जाता है, उससे दबे आवाज में पर्सनली बात की जाती है, उसके स्टाफ से बात की जाती है कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं कि आपको निमंत्रित करें, क्या आप आ जाएंगे, क्या हम ग्रेसफुली आ जाएंगे। तो ही ऑन पेपर, कागजों पत्री उसका कोई निमंत्रण भेजा जाता है। लेकिन कुछ बातें होती है कि वो सामने वाला हाँ बोल दे और यहाँ इनका कुछ फिसल जाए, तो इनको तो ऐसा मेहमान नहीं चाहिए, तो वो शुरू की बातें करते हैं लेकिन फाइनल इनविटेशन, आमंत्रण निमंत्रण नहीं भेजते। और बिल्कुल वही हो गया होगा कि बस खुद को पूछा गया, इससे ही पाकिस्तान की मीडिया और हारे हुए जनरल के पर निकल आए, वो उड़ने लगे, हवा में उड़ने लगे। देखो दुनिया के सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने उनके इतने बड़े 250 साल के बाद, 250 साल के बाद होने वाले एक परेड में पाकिस्तान के हारे हुए सेनापति को निमंत्रित किया है। यही पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत है। इस ढंग से मानो जश्न मनाना शुरू हो गया। अब ये बात हो गई कि वो परेड शुरू भी नहीं हुई थी, इतने में अचानक इसराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। अब ईरान पर हमला बोल दिया तो एक बड़ा ताकतवर पैसे वाला मुस्लिम कंट्री है, और पाकिस्तान का एक तरीके से भाई भी है, दोस्त भी है, पड़ोसी भी है। लेकिन जिस ढंग से ये इसराइल ने हमला किया, वो चोरी छुपके तो नहीं किया था, बोलकर किया था कि अगर हौथी या हिजबुल्लाह को, हमास को ईरान फाइनेंस करेगा, मदद करेगा, तो मदद करने वाला हर कोई इसराइल का दुश्मन बन जाता है। हमारे लिए भी ऑपरेशन सिंदूर में जब तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, ओपनली खड़े हो गए, तो हमने, हमारी सरकार ने और भारत की आम जनता ने तुर्की को और अजरबैजान को भी अपना दुश्मन माना। सरकार ने कुछ करने से पहले ही
भारतीय जनता ने, भारतीय सिटीजन्स ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया तुर्कस्तान को। हर साल 3 से 4 लाख भारतीय पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए तुर्की जाते हैं। उन्होंने कहा कि बस हमारा कैंसिल कर दो। 80% से ज्यादा लोगों ने पहले से किया हुआ बुकिंग कैंसिल कर दिया, और उसके आगे तो मानो बुकिंग बंद ही हो गया। फिर सेव की आयात होती है, इंपोर्ट होता है, मार्बल का इंपोर्ट होता है, एक एक करके तुर्की से हमारे होने वाला जो बिजनेस है वो अपने आप व्यापारी, कारोबारी, बिजनेसमैन बंद करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ तुर्की और अजरबैजान खड़े हो गए थे। तो बिल्कुल वही बात, अगर आप हम पर हमला करने वाले हमारे दुश्मन के साथ खड़े हो जाओगे, उससे हाथ से हाथ मिलाओगे, उसकी वॉर एफर्ट्स में मदद करोगे, तो तुम हम पर हमला करने वाले ही हो जाते हो, क्योंकि तुम हमले के लिए मदद करते हो। तो ये बात जब हो गई तो इजराइल ने माना कि अगर हौती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ऐसे इजराइल पर हमला करने वाले जो दुश्मन है, उनका फाइनेंस, उसकी मदद अगर ईरान करता है और खुले आम बोलता है कि अगर पॉसिबल हुआ तो दुनिया के नक्शे से इजराइल को साफ कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो फिर ईरान इजराइल का अपने आप दुश्मन होता है, क्योंकि ये घोषणा तो खुद ईरान ने की है। तो इसलिए हमास, हिजबुल्लाह और हौथी के बाद ईरान का नंबर तो आना ही था। तो जब ईरान पर हमला हो गया तो ईरान मानता था कि हमारा भाई, अगर कोई मुस्लिम भाई है तो पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी है, और उसके पास अगर परमाणु बम है तो इस्लाम का बम है। और इजराइल अगर इस्लाम पर हमला करता है तो ईरान को बचाने के लिए पाकिस्तान को अपने परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बात होने के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि अगर ये बात है तो ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा, हम पाकिस्तान पर भी हमला करेंगे। क्योंकि ईरान को बचाने के लिए अगर पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान के पास जो कोई है परमाणु बम, वो खत्म करना, यही इजराइल के लिए डिफेंस बन जाता है। बस ये बात हो गई और पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई। पाकिस्तान की मीडिया हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर हो, उसकी पतलून गीली हो गई। अब बात यह है कि भागेगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि ये तो रुबाब कर रहा था, मस्ती दिखा रहा था कि मुझे अमेरिका ने इनवाइट किया है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, मुंह पर कालिक पोछी गई। अब वापस पाकिस्तान में भी सर उठाकर आसिफ मुनीर खड़ा कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और इतने में भारत के साथ युद्ध विराम हुआ है, इसलिए कुछ दो सांस ढंग से ले पा रहे पाकिस्तानी। इतने में नेतन्याहू ने धमकाया है कि ईरान के बाद नंबर आएगा तो पाकिस्तान का आएगा। अब एक बात साफ है, भारत ने पाकिस्तान पर कोई परमाणु हमला नहीं किया, लेकिन जहां पाकिस्तान में परमाणु बम का जखीरा वगैरह कुछ है, एसेट्स है, इसके इर्द गिर्द जो हमला हुआ है उससे पूरी दुनिया डरी हुई है। और ऐसे में पाकिस्तान के अंदर सुरंग में रखे हुए कुछ बातें टूट रही है, फूट रही है, ये भी खबरें आ रही है। इतने में अगर इजराइल करना कुछ चाहता है तो पाकिस्तान पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, बर्बाद नहीं, तबाह हो जाएगा। और ये पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी समझती है। और इसलिए जो 4 दिन पहले अमेरिका का आमंत्रण, निमंत्रण, इनविटेशन, ऐसी बातें करके खुशियां मना रहा था, वो पाकिस्तान की पतलून अब पूरी गीली हो चुकी है। पाकिस्तान में कोई आज बता नहीं सकता कि उनका सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर है तो कहां है, पाकिस्तान में है या अमेरिका गया है
या अमेरिका से निकलकर वापस आया है तो आते आते कहीं रुका है क्या? क्या दुबई में छुप कर बैठा है या लंदन में जाकर बैठा है? क्योंकि पाकिस्तान के जो पूर्व सेनापति है, सब जनरल से, उनका एक हिस्ट्री है, उनका एक रिकॉर्ड है। जो भी पाकिस्तानी आर्मी से जनरल या टॉप लीडर बनकर रिटायर होता है, वो अपने देश से भाग जाता है। आपको याद होगा, अभी अभी कुछ 2 साल 3 साल पहले इनका मिलिट्री डिक्टेटर, लास्ट मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ, जो एक समय नवाज शरीफ को निकालकर खूब मिलिट्री डिक्टेटर बन गया था, वो दुबई में छुपा बैठा था, कभी लंदन जाता था, कभी दुबई जाता था, और आखिर में उसने आखिरी सांस दुबई में ली। तो ये तो इनका इतिहास है, ये इनकी परंपरा है। जो पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटर होता है या सबसे बड़ा जनरल होता है, वो उसकी मुद्दत खत्म होने के बाद, उसका टाइम खत्म होने के बाद खुद का देश छोड़कर भाग जाता है, और इसके लिए पहले से ही बहुत सारा पैसा चुरा कर विदेश भेजता है, वहां प्रॉपर्टीज खरीदता है, घर खरीदता है, मैंशन बंगला खरीद लेता है। तो मुनीर अभी भी सेवा में है, फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान का जनरल है, लेकिन वो कहाँ है उसका पता ना किसको भी है, ना पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बता सकता है कि उनका सिपह सालार है तो है कहाँ, ना आर्मी का कोई बोल रहा है। हमला ईरान पर हुआ है, लेकिन डर कर, धूम दबाकर छुप गया है और भाग गया है, वो पाकिस्तान का सिपह सालार है। ये पाकिस्तान का जज्बा है। हमेशा पाकिस्तानी मीडिया पर जो बात करते हैं लोग, आम रास्ते पर के हो या मीडिया के हो या उधर के एनालिस्ट हो, बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं। हमारे में जज्बा है, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास जज्बा है, दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई कंट्री है मुस्लिम कंट्री तो वो पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह। जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं ना, वो भी आज बता नहीं सकते आसिफ मुनीर है कहाँ। हमला ईरान पर हुआ है और दब कर छुप गया है पाकिस्तान का सिपह सालार। दोस्तों, अभी ये वीडियो रुकता हूं, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।